तो वेलकम एवरीवन टू द रिवीजन सेशन ऑफ एसए 320 जो बात करता है मटेरियलिटी की। मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करने के लिए। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें। इस वीडियो का बेस्ट पार्ट ये है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज नहीं करेंगे, साथ ही साथ जो आपके क्वेश्चन बैंक के तड़कते भड़कते क्वेश्चन है वो भी आपके बढ़िया वाले रिवाइज हो जाएंगे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दे, वीडियो को लाइक करके, एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इस तरह की और अच्छी अच्छी रिवीजन वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। नाउ बिगिन विद द रिवीजन। सो वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस फर्स्ट रिवीजन सेशन ऑफ एसए 320 जहां पे हम बात करेंगे सर किसकी, मटीरियलिटी की। मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। तो सर सबसे पहले तो ये बताओ, ये मटीरियलिटी वाला ऐसे याद कैसे रखना है? तो बड़ा सिंपल है, जो फूड मटीरियल होता है वो आप किससे चबाते हो? जो भी फूड मटीरियल होता है वो किससे चबाते हो सर? दांत से। और दांत जनरली होते हैं 32, तो 32 ही याद रखना। 32 इज टॉक्स अबाउट मटीरियलिटी। सो मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। अब सर ये ऐसे क्या करता है, कैसे कहता है, मटीरियलिटी क्या होता है, सारी बातें आपको बढ़िया तरीके से हम रिवाइज कराएंगे सेशन में, ठीक है सर। सबसे पहले सवाल आता है कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है। तो सीधी भाषा में बोलूं तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट वो गलती है जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्क पड़ता है। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, मटीरियल मिसस्टेटमेंट वो गलती है जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्क पड़ता है। यानी अ मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग एन ओमिशन इज कंसीडर्ड मटीरियल कब? इफ दे कैन इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, या तो अकेले अकेले या बाकी सारी मिसस्टेटमेंट्स के साथ मिलके सम अप करके दे कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर हम मटीरियलिटी की बात ही क्यों कर रहे हैं? हम यहां पे मटीरियलिटी की बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इन एसेज का राजा है, उय्या कासा, इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही था कि हमको कहीं ना कहीं रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ताकि उसके बेसिस पे हम अपना ओपिनियन बना सके कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो वैसे ही बने हैं जैसे बनने चाहिए, तो उनमें कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। यानी दे आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। फिर हम उसको रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट करें एज पर एसेज। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। अब सवाल आता है कि मटीरियलिटी कैलकुलेट कैसे होती है। तो इसके लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां फोकस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से आइटम्स हैं जो उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर मैं बात करूं वन ऑफ माय फेवरेट एंटिटीज, दैट इज रिलायंस लिमिटेड, जियो धन धनाधन। तो जो रिलायंस लिमिटेड है, सपोज अगर मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा? उसके प्रॉफिट्स देखूंगा। आई विल लुक एट द प्रॉफिट्स। अब अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं, मान लो रिलायंस लिमिटेड के प्रॉफिट्स है 1000 करोड़ रुपीस के, ठीक है सर। अब ऑडिटर क्या सोचेगा? ऑडिटर सोचेगा यार 1000 करोड़ के प्रॉफिट है, अब इन 1000 करोड़ में 1% की गलती होगी तो यूजर को क्या ही फर्क पड़ेगा? रहने दो। 2% की गलती होगी, क्या फर्क पड़ेगा? रहने दो। 3% की गलती होगी, क्या फर्क पड़ेगा? रहने दो। 4% की होगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा? रहने दो। 5% ले लेते हैं। 5% ले लेते हैं कि अगर 5% और उससे ज्यादा की गलती होगी तो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्क पड़ेगा। तो इसने क्या किया? 1000 करोड़ के प्रॉफिट लिए और बोला कि 5% और मोर की अगर गलती होगी तो फर्क पड़ेगा। तो इसने 5% लगाते ही 50 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटीरियलिटी निकाल दी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटीरियलिटी मतलब अगर कोई भी गलती है 50 करोड़ एंड मोर, तो फिर उसके बेसिस पे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन चेंज द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन रिलायंस, यानी वो अपना इकोनॉमिक डिसीजन बदल सकता है। समझ गए सर? अब ये जो प्रॉफिट है ना, जिस पे आपने परसेंटेज लगाई, इसी को हम बेंचमार्क कहते हैं। अब ये बेंचमार्क कैसे सेलेक्ट होगा, क्या फैक्टर्स कंसीडर करने, अभी सेशन में रिवाइज कराऊंगा। दूसरी बात, अब सर ये जो परसेंटेज हम लगाते हैं किस पे डिपेंड करती है? हर फर्म की अपनी एक गाइडेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं बिग फोर्स की, तो इस तरह से ये लोग गाइडेंस देते थे। सपोज अगर मैं प्री टैक्स इनकम लूं, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, तो इस पे 5 से 10% लगा लो। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इस पे भी 5 से 10% लगा लो। बट अगर आप ले रहे हो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, क्योंकि ज्यादा अर्निंग्स है तो कम परसेंटेज लगा के आप सेम मटीरियलिटी निकाल के चल सकते हो। तो जो भी फर्म की गाइडेंस है, अपनी जजमेंट है, उसके बेसिस पे यू विल कैलकुलेट दिस मटीरियलिटी। गॉट द पॉइंट? यस सर। अब सर एक बात बताओ, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटीरियलिटी तो 50 करोड़ निकाल ली, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक आइटम आ रहा है। मैंने कहा कौन सा आइटम आ रहा है? सर जो हमारा जियो है ना, जियो, उसका लाइसेंस है जो कि इनटेंजिबल एसेट है, वो आ रहा है, दैट इज ₹5 करोड़। अब मुझे एक बात बताओ, अगर जियो का टेलीकॉम लाइसेंस गया तो क्या आप उसको कॉल कर पाओगे? सर हम तो कॉल नहीं कर पाएंगे, हम तो उससे बात नहीं कर पाएंगे, हमारा इंटरनेट चला जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं रिलायंस का जो बिजनेस है इस लाइसेंस के ऊपर टिका हुआ है? हाँ सर। और अगर इस 5 करोड़ के लाइसेंस में गलतियां हुई, तो भी यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है? हाँ सर, तो भी यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो आपने क्या किया ना, आपने 50 करोड़ की मटीरियलिटी को बाजू में रखा और आपने बोला जस्ट फॉर दिस इनटेंजिबल एसेट मैं कहीं ना कहीं
लोअर मटेरियलिटी कैलकुलेट करूंगा, मैं कहीं ना कहीं लोअर मटेरियलिटी कैलकुलेट करूंगा। तो अब आपने मुझे बोला सर क्या, जब भी हम अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो पहले तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी निकालेंगे, फिर अगर हमको लगता है कोई ऐसा पर्टिकुलर एबीसीडी है, एबीसीडी मतलब अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर, जिसके केस में जो गलती है मटेरियलिटी ऑफ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे कम की भी जो गलती है दैट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर, तो फिर हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एबीसीडी के लिए अलग से मटेरियलिटी निकालेंगे। क्या ये मटेरियलिटी वाले 2 पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी और पर्टिकुलर एबीसीडी की अलग से मटेरियलिटी निकाल दी। शाबाश। अब मैंने आपको कहा ये मटेरियलिटी निकाली क्यों है, आपने मुझे कहा सर जो भी मटेरियलिटी है ना, जो भी मटेरियलिटी है उसके ऊपर के आइटम्स को चेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें मटेरियल में स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है ना, इमटेरियल से फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो भी बैलेंस शीट और पीएनएल के आइटम्स मटेरियलिटी के नीचे उनको चेक ही मत करो, और जो मटेरियलिटी के ऊपर है उनको हमने चेक करा। तो मैंने कहा इन सब आइटम्स को हमने चेक करने के लिए मटेरियलिटी निकाल दी 50 करोड़। और मेरे पास एक बच्चा आया, बोलता है क्या सर ये जो आपने 15 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 30 करोड़ 15 करोड़ 10 करोड़ चेक नहीं करे ना, यहां पे गलतियां थी। अब अगर इंडिविजुअली मैं देखूं तो ये तो इमटेरियल है, बट अगर मैंने इनको ऐड किया तो ये बन गई 55 करोड़। और क्या मैं बोल दूं जो इनका एग्रीगेट है, अरे ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया, हाँ ये रहा, जो इनका एग्रीगेट है दैट एक्सीड मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आंसर इज यस। तो हमने क्या डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया कि चेकिंग करने के लिए हम एक नई मटेरियलिटी निकालेंगे जिसका नाम है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालेंगे कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के ऊपर जो भी अमाउंट्स आ रही हैं, जो भी बैलेंसेस और ट्रांजेक्शन आ रही है, उन्हीं को चेक करके चलेंगे, बाकियों को आप इग्नोर कर सकते हो। सो वी कैलकुलेटेड द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ऑफ 10 करोड़। अगेन ये ऑडिटर की जजमेंट के बेसिस पे है, एंड जो भी इससे ऊपर आइटम्स हैं उनको आप चेक करके चल सकते हो। गॉट इट सर। अब बच्चा वापस आया, बच्चा कहता है सर जैसे आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की निकाली है, क्या आप उस इनटेंजिबल एसेट को टेस्ट करने के लिए भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालोगे? मैंने कहा हां। जब उस इनटेंजिबल एसेट की मटेरियलिटी अलग निकली थी तो उसकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी अलग निकलेगी। तो 100 बात की एक बात, बस एक समरी ध्यान रखना सर, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी, उसके नीचे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ऐसे ही इंडिविजुअल एबीसीडी की मटेरियलिटी और उसके नीचे उसकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। अब सर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट बस इंग्लिश में लिखना है। इट इज अ अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर, मटेरियलिटी के ऊपर या मटेरियलिटी के नीचे यानी लोअर देन द मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों कर रहे हो ये टाइम पास? सर टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी, टू रिड्यूस द चांसेस कि जो सम ऑफ इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, जो भी सम है ऑफ द इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स दैट कैन एक्सीड द मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गॉट इट? प्लस परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में क्या आ जाता है, अमाउंट्स व्हिच आर सेट एट लोअर देन द मटेरियलिटी फॉर इंडिविजुअल एबीसीडी। चलो सर ये तो कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया, ये तो कॉन्सेप्ट हमको पूरा समझ आ गया। इसी कॉन्सेप्ट को एक बार आप यहां से बुक से गो थ्रू करके चल सकते हो, बस एक बार रीड कर लेना। गॉट इट सर। इसके बाद हम चले अगले कॉन्सेप्ट पे। सर अगला कॉन्सेप्ट क्या था, इधर देखो। अभी तक तुमको क्या लग रहा है ना, मटेरियलिटी सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट पे डिपेंड करती है। अब तुम्हारा थोड़ा नजरिया बदलूंगा। सपोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी है 50 करोड़, ठीक है सर, बट ना कंपनी में फ्रॉड हुआ है 50 करोड़ का नहीं, उससे तो काफी कम है, सिर्फ 2 करोड़ का फ्रॉड है। अगर कंपनी में फ्रॉड हो रहा है 2 करोड़ का, क्या इसके बारे में यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता होना चाहिए? क्या ये यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है। तो क्या मैं ये बोल दूं इससे अगर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस होता है, उसका डिसीजन इफेक्ट होता है, तो ये भी मटेरियल है? हां। तो मटेरियलिटी हमेशा सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट पे डिपेंड नहीं करती, ये इस पे भी डिपेंड करती कि मिसस्टेटमेंट क्यों हुई। तो अगर कोई फ्रॉड वगैरह वाली मिसस्टेटमेंट है तो उस पे फोकस करना पड़ेगा, उसको फटाफट ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर 2 करोड़ का फ्रॉड है तो कल को ये 200 करोड़ का भी हो सकता है। इट कैन बी ऑफ 200 करोड़ ऑल्सो। सो लर्निंग इज द मटेरियलिटी अ मैटर ऑफ साइज? द आंसर इज नो, इट इज ऑलवेज नॉट अ मैटर ऑफ साइज, बट a lot of times about the nature। क्यों? even if there is a fraud of small amount, it indicates कि internal control खराब है, और अगर internal control खराब है तो मुहूर्त नहीं निकलवाएंगे, फटाफट ठीक कराएंगे। that requires immediate attention to avoid greater losses in the future। so if you go to the book, again this topic of is the materiality a matter of size, it gets revised। done sir। अब सर इसके बाद हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा? अकाउंट्स की रिवीजन। अकाउंट्स की रिवीजन में हमने देखा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में मटेरियलिटी की डिस्कशन होती है, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या? सिंपल है, मटेरियलिटी की डेफिनेशन होती है। मटेरियलिटी की डेफिनेशन होती है, उसी में से हम 2 पॉइंट्स निकालते हैं। मटेरियलिटी की डेफिनेशन क्या है? बार बार पढ़ा चुका, तुम भी बार बार सुन चुके, अब तो एकदम नसों में बस गई है। क्या?
A misstatement including omission is considered to be material individually और in aggregate कब, जब ये influence कर सकते हैं economic decision of the user of financial statement। अब मुझे बताओ जो materiality वाला पार्ट है ये किस पे डिपेंड करता है? सर ये डिपेंड करता है नेचर, साइज और बोथ ऑफ द मिसस्टेटमेंट। तो सेकंड पॉइंट यही है, जजमेंट ऑफ द मटेरियलिटी इज अफेक्टेड बाय द नेचर और साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट और बोथ। तो सर सेकंड पॉइंट तो हमने यहां से निकाल दिया। थर्ड पॉइंट कहता है इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। अरे कौन से यूजर की बात हो रही है? सलमान खान, शाहरुख खान, शुभम केसवानी, आमिर खान, ठीक है, सारे बड़े बड़े एक्टर्स है बॉलीवुड के। यस सर। तो किसकी यूजर के लिए फोकस कर रहे हैं? किसी स्पेसिफिक यूजर पे फोकस नहीं कर रहे, हम कॉमन नीड्स की बात कर रहे हैं, हम सारे यूजर्स की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कंसिडर द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर। तो यूजर वाले पॉइंट से भी आपने लास्ट पॉइंट रिलेट कर लिया। अब ध्यान रखना, या तो आपकी किस्मत अच्छी होगी या खराब। सर मतलब एज अ ऑडिटर या तो आपके एफआरएफ में डिस्कशन अबाउट द मटेरियलिटी होगी या नहीं होगी। अगर डिस्कशन अबाउट द मटेरियलिटी है तो उसको रेफर करके चलो, अगर डिस्कशन अबाउट द मटेरियलिटी नहीं है तो जो ऊपर आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई मटेरियलिटी की डेफिनेशन, मटेरियलिटी अफेक्टेड बाय द नेचर, साइज और बोथ, एंड लास्ट पॉइंट वाज, लास्ट पॉइंट क्या था सर? लास्ट पॉइंट था यूजर कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर। इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के आप मटेरियलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरटीपी में 21 में ऐसे ने पूछा था और ये वाला जो पार्ट है ना एग्जाम में भी 3 मार्क्स का आपके लिए पूछा जा सकता है। अब सर मैंने कहा हाँ सर आपने हमको अकाउंट्स थोड़ी और रिवाइज कराई थी। कैसे? मैंने कहा था कुछ चीजें कंपनीज एक्ट में लिखे डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई भी इनकम या खर्चा है, अगर कोई भी इनकम या खर्चा है ग्रेटर देन ऑफ दिस पार्ट, ऑफ दिस पार्ट का क्या मतलब है? 1 का मतलब है 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1 लाख विच एवर इज ग्रेटर। ये जो अमाउंट निकल के आ रही है इससे ऊपर अगर कोई भी इनकम और एक्सपेंस है उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो। ठीक है सर। इसी तरह बैलेंस शीट में अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं और एक ही इंसान अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का 5% से ज्यादा होल्ड करके बैठा है, अगेन ज्यादा है, यहां पे भी ज्यादा था, यहां पे भी ज्यादा है। इफ अ सिंगल पर्सन इज होल्डिंग मोर देन 5% ऑफ द टोटल शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो आपने उसका नाम बताना है प्लस बताना है कितने शेयर होल्ड करता है। जैसे हमने ये आईटीसी का देखा था कि यहां पे इन 3 बदमाशों ने आईटीसी के जो टोटल शेयर्स हैं उसका 20%, 15%, 7%, दैट इज मोर देन 5% होल्ड कर रखा है। तो आप उसकी परसेंटेज भी बताओगे, नंबर ऑफ शेयर्स भी बताओगे और उनका नाम भी बता के चलोगे। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। सर ब्रेक से पहले और कौन सी चीज आपने रिवाइज कराई थी? कौन सी चीज हमको सिखाई थी? ये जो मैं मटेरियलिटी निकाल रहा हूं ना, हाँ, क्या क्या चीजें मैं अज्यूम कर सकता हूं अबाउट द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या मैं ये मान के चलूं जो यूजर है वो साइंस बैकग्राउंड से आया है, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं आता, या मैं ये मान के चलूं कि भाई हाँ उसको बिजनेस की नॉलेज होगी, उसको अकाउंटिंग की नॉलेज होगी और अंदर से एक विलिंगनेस होगी टू स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सर दिस इज अ लॉजिकल अजम्पशन। तो ये कहता है आप 4 अजम्पशन लेते हो। पहली अजम्पशन यही है सामने वाला बंदा समझदार है, उसको अकाउंटिंग और बिजनेस की नॉलेज है प्लस एक विलिंगनेस है टू स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर। सेकेंड थिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना इन्हीं के अंदर 2 बहनें बैठी हैं। सर कौन कौन? मटीरियलिटी और अनसर्टेनिटी। मटीरियलिटी का मतलब है सामने वाला इतना समझदार है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो मटीरियलिटी के हिसाब से बने और जो उनका ऑडिट हुआ है वो भी एज पर मटीरियलिटी हुआ है, यानी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड एज पर द मटीरियलिटी। और इनके अंदर छोटी बहन और है मटीरियलिटी की अनसर्टेनिटी, यानी कहीं ना कहीं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए तो यूजर को पता है कि यार ये जो इन्होंने प्रोविजंस बनाए हैं, जो अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाए, हो सकता है इसका एक्चुअल एक्सपेंस अलग निकले। अनसर्टेन मतलब डिफरेंट हो सकता है आउटकम। सेकंड पॉइंट, इसमें कई सारी जजमेंट लगी इन मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टीमेट्स एंड पॉलिसीज। एंड लास्ट पॉइंट इज फ्यूचर इवेंट। हो सकता है सपोज अगर आप आईटीसी का ऑडिट कर रहे हो तो हो सकता है गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आ जाए, वो बोले आज से सिगरेट पीना बंद, आज से धूम्रपान बंद, तो आईटीसी में एक फ्यूचर इवेंट हो सकता है जिसमें आईटीसी बंद हो सकती है। तो ये कह रहा है कि यूजर को पता है कि देयर आर अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद AEFEJ। AEFEJ मतलब अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, फ्यूचर इवेंट्स एंड जजमेंट्स। एंड लास्ट पॉइंट इज, इस सब को ध्यान में रखते हुए ये बेवकूफी वाला डिसीजन नहीं लेगा। कंक्लूजन इज द पर्सन विल मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारे बच्चे बताओ क्या यहां तक सारी की सारी प्यारी प्यारी बातें क्लियर है? आर द मीठे मीठे कॉन्सेप्ट स्टिल हियर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपका अजम्पशन वाला टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एमटीपी सितंबर 24 में भी आईसीआई ने पूछ रखा है। डील डन? डन सर। यस सर, क्लियर सर। अब बताओ इसके बाद हमने क्या किया? सर इसके बाद हमने करी रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी। सर रिवीजन तो हम कर रहे हैं, नहीं हमने करी रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी। अरे सर पिछले 10-15 मिनट से वही तो कर रहे हैं, रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी। अरे बुड़बक, रिवीजन का मतलब है चेंज ऑफ मटेरियलिटी। ओ, चेंज ऑफ मटेरियलिटी की बात करो तो मुझे बताओ मटेरियलिटी कब कब चेंज होती है? 3 केसेस में।
कुछ नया दो चेंजेस, कुछ नया दो चेंजेस। सर नया क्या था? नई इंफॉर्मेशन थी। तो अगर आपने अपनी जो मटेरियलिटी है वो ड्राफ्ट पीएनएल के बेसिस पे निकाल रखी है, ड्राफ्ट प्रॉफिट्स के बेसिस पे निकाल रखी है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे निकाल रखी है, तो जब भी ड्राफ्ट का नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा तो क्या मैं बोल दूं कंपनी के प्रॉफिट चेंज हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो जब कंपनी के प्रॉफिट चेंज हो गए तो उन प्रॉफिट्स पे जब आप परसेंटेज लगा के मटेरियलिटी निकालते हो तो वो भी चेंज हो जाएगी नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। सर वो भी चेंज हो जाएगी। सो न्यू इंफॉर्मेशन कैन लीड टू न्यू मटेरियलिटी। इसमें से फील ऐसे लेनी है, नई इंफॉर्मेशन इज जस्ट लाइक नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर। अब सर क्या क्या चेंज हो गया? दो चीजें चेंज हो गई। ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि उसने कुछ टेस्टिंग करी है, कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करे। फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट बस समझने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर करना। ठीक है सर। अगर सपोज मैंने कोई टेस्टिंग करी, जैसे टेस्ट ऑफ डिटेल करे, अब मुझे लगा यार टेस्ट ऑफ डिटेल करके परचेज ऑर्डर ही नहीं है, मैं तो कंट्रोल्स को इफेक्टिव समझ रहा था, अब ये इफेक्टिव नहीं है, तो क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई कि कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव? यस सर। तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई, आपने रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट बढ़ा दी। अब डिटेक्शन रिस्क कम करनी पड़ेगी ऑडिट रिस्क कम करने के लिए। यस सर। अब डिटेक्शन रिस्क कैसे कम करूं? सर टेस्टिंग ज्यादा करो, कहीं ना कहीं टेस्टिंग ज्यादा करो। और मुझे बताओ मटीरियलिटी में टेस्टिंग अगर ज्यादा करने तो मटीरियलिटी का क्या करेंगे? सर मटीरियलिटी को कम करेंगे। मटीरियलिटी को कम करेंगे तो बहुत सिंपल है। सपोज अगर मैं इसके ऊपर ऊपर की चीजें चेक कर रहा था, मैं इसके ऊपर ऊपर की चीजें चेक कर रहा था, ये सब चेक नहीं कर रहा था, तो अगर मुझे नीचे वाली भी चीजें चेक करनी तो मटीरियलिटी को नीचे खिसकाना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर लेता हूं फिर नीचे खिसकाता हूं। तो सपोज अगर ये मटीरियलिटी और मैं इसके ऊपर ऊपर की चीजें चेक कर रहा था और मुझे ज्यादा टेस्टिंग करनी है तो मैं इसको नीचे लाऊंगा और ये वाले आइटम्स भी फिर टेस्ट कर लूंगा। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द टेस्टिंग यू रिड्यूस द मटीरियलिटी। गॉट इट सर। एंड लास्ट पॉइंट इज चेंज इन द सर्कमस्टेंस। अगर एंटिटी को पता नहीं अचानक मन किया कि हमको कोई मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस सेल करना है, तो यूजर को तो बढ़िया है, पंचायत है, कौन सा बिजनेस सेल करने वाले हैं, क्या सेल करने वाले हैं, तो यूजर का अटेंशन उस पर जाएगा, तो वहां पे भी उस चीज को फिर आप अलग से डिस्क्लोज करके चलोगे। तो तीन बातें ध्यान रखना, कुछ नया दो चेंजेस, न्यू इन्फॉर्मेशन, चेंज इन द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एंड लास्ट में चेंजेस इन द सर्कमस्टेंस। ठीक है सर। और फिर मैंने आपको बोला क्या सर अगर एक्चुअल प्रॉफिट कम निकले तो मटीरियलिटी कम निकलेगी, अगर मटीरियलिटी कम निकली और मटीरियलिटी के बाद कम मटीरियलिटी कम निकली तो उसके नीचे वाली परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी नीचे खिसक जाएगी। हाँ, अगर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी नीचे खिसक गई तो टेस्टिंग बढ़ जाएगी, यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर विल इंक्रीज। तो लास्ट में ये कहता है इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स अ लोअर मटीरियलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एबीसीडी, तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी रिवाइज होगी। अगर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी नीचे गई तो टेस्टिंग बढ़ेगी, यानी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ही इग्नोर्ड टॉपिक है, आईसीएआई बहुत कम पूछ रहा है आज की डेट में इंटर लेवल पे, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको अच्छे से करके चलेंगे। तो तीन बातें आ गई इसमें, आपने न्यू इंफॉर्मेशन का एग्जांपल दे दिया और आखिरी में वही बोला अगर लोअर मटीरियलिटी है तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को भी लोअर करो और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को रिवाइज करके चलो। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। देन कम्स द लास्ट टॉपिक दैट वी कवर्ड इन टुडेज सेशन, दैट वाज बेंचमार्क। सर ये बेंचमार्क क्या था? बेंचमार्क वही था जिस पे आपने परसेंटेज अप्लाई करके मटीरियलिटी निकाली। अब सवाल आते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है जो बेंचमार्क के लिए अपन डिटरमाइन करते हैं। कॉन्सेप्चुअली पांचों पॉइंट्स को फटाफट मेरे को रिवाइज करा दो। सबसे पहले कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड फैक्टर। जो भी बेंचमार्क आपको उठाना है फॉर मटीरियलिटी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एलिमेंट होना चाहिए, यानी बैलेंस शीट के आइटम्स की बात की जाए एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, पीएनएल के आइटम्स की बात की जाए तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। सर इनमें से भी किस पे फोकस करें? जिस पे यूजर फोकस करता है। सो आइटम्स ऑन विच द अटेंशन ऑफ द यूजर्स इज फोकस्ड, ये कंपनी का रेवेन्यू हो सकता है अगर लॉस मेकिंग एंटिटी है, अगर प्रॉफिट वॉलेटाइल है तो भी रेवेन्यू हो सकता है, अगर प्रॉफिट्स अच्छे खासे स्टेबल है तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लो, या फिर आप कंपनी के नेट एसेट्स भी लेके चल सकते हो। अब सर एंटिटी वाले पॉइंट्स क्या है? मैंने कहा एंटिटी वाले पॉइंट्स बड़े सिंपल है। आप ये देखो एंटिटी अपनी लाइफ साइकिल में कहाँ है, प्लस इसका इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है। तो अगर एंटिटी स्टार्टअप है, नई नई स्टार्ट हुई है, लॉसेज में चल रही है, तो आप रेवेन्यू को एज अ बेंचमार्क ले सकते हो। फोर्थ पॉइंट कहता है कि आपको इनका कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिंदाबाद। तो आप ये देखो एंटिटी में कितनी इक्विटी लगी है, कितनी डेट लगी है। अगर लगता है डेट ज्यादा लगी है तो यूजर एसेट्स पे फोकस करेगा, क्योंकि एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करके ही हम बैंक से लोन लेते हैं। और लास्ट में आता है वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। अगर कंपनी का रेवेन्यू स्टेबल है, प्रॉफिट वॉलेटाइल है, तो हम रेवेन्यू को एज अ बेंचमार्क लेंगे। तो आई होप कॉन्सेप्चुअली 5 के 5 पॉइंट्स क्लियर हैं। क्लियर है सर। अब हमने इनको ध्यान में कैसे रखा? मैंने कहा थैंक्स टू मुकेश भाई। तो मैंने कहा मुकेश भाई के केस में हमने फोकस किया रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब यहां पे रिलायंस में फोकस किस पे जाता है? अंबानी जी पे। अंबानी जी जो हैं वो रिलायंस के ओनर हैं और रिसेंटली इनकी लाइफ साइकिल के बारे में र्यूमर्स थे कि ये हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, दिक्कतें आ रही हैं,
कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इनका शेयर एकदम नीचे गया। जब पता चला एकदम फिट एंड फाइन है, अनंत अंबानी की वेडिंग में मस्त नाच रहे हैं, तो शेयर ऊपर चला गया। तो सर हुआ क्या? मैंने कहा आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ गए एकदम मजेदार तरीके से। रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यूजर का फोकस किस पे रहता है उन आइटम्स में? तो बता दो रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेट एसेट्स। अंबानी जी क्या है? ओनर। तो ओनर वाला पॉइंट आ गया, ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे एंटिटीज फाइनेंस, जिसमें आप कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हो। फिर आप बोलोगे ओनर की लाइफ में दिक्कत आई थी, यानी नेचर ऑफ द एंटिटी, वेयर इट इज लाइफ साइकिल, एंड लास्ट में वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। क्लियर है सारे पॉइंट्स? यस सर। अब ये कहता है जो भी सर्कमस्टेंसेज है उसके हिसाब से सब बेंचमार्क ले सकते हो, कुछ नहीं। पीएनएल और बैलेंस शीट के आइटम्स दे रखे हैं। पीएनएल में सबसे पहले क्या आता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करें तो क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बेसिकली पीएनएल के आइटम से खेल रहे हैं यहाँ पे। और बैलेंस शीट को अपन सीधा सीधा बोले तो यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी और नेट एसेट्स। ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है चुपचाप प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लो। अगर लगता है प्रॉफिट वॉलेटाइल है या लॉस मेकिंग एंटिटी है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट या टोटल रेवेन्यूज लेके चल सकते हो। अभी हमने जस्ट कवर किया बेंचमार्क वाला टॉपिक। यस सर। अब सर एक बात बताओ, ये जो बेंचमार्क है, ये जो बेंचमार्क है यानी जो प्रॉफिट की फिगर हमको उठानी है, जो रेवेन्यू की फिगर हमको उठानी है, ये उठानी कहां से है? इसके लिए रेलिवेंट फाइनेंशियल डेटा क्या होगा? तो मैंने आपको बोला 3 ऑप्शन है। मान के चलो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए, बट आपको टेस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत स्टार्ट करनी है। तो हाउ डू यू कैलकुलेट द मटेरियलिटी? कहां से लाऊं मैं प्रॉफिट की फिगर, कहां से लाऊं रेवेन्यू की फिगर, जिससे मटेरियलिटी निकालनी है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने थे वहां से उठा लो। सो जो प्रायर पीरियड है वहां से उठा लो। अब प्रायर पीरियड छोड़ो, करंट पीरियड में मान लो 9 मंथ्स के तो बन चुके हैं, 9 मंथ्स के तो बन चुके हैं, तो उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लो। तो जो भी पीरियड टू डेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं, मान लो 9 मंथ्स के बन चुके हैं, तो उसको 12 मंथ्स पे एक्स्ट्रापोलेट कर लो। कैसे? तो जो भी फिगर है रेवेन्यू या प्रॉफिट की, उसको 9 से डिवाइड करो, 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 महीने का आ जाएगा। ठीक है सर। तो प्रायर पीरियड, करंट पीरियड टिल डेट। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन जनरली यूज नहीं होता प्रैक्टिकली, बट हाँ फिर भी अगर पहले 2 ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो आप तीसरे ऑप्शन पे जा सकते हो। अगर मैनेजमेंट ने कोई बजट्स बना रखे हैं, कोई फोरकास्ट बना रखे हैं, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। अब मेरे से एक बच्चे ने पूछा सर क्या ये जो भी प्रायर पीरियड और पीरियड टू डेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या इनको एज इट इज उठा ले क्या, या इनमें चेंजेस करने पड़ेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप इसको एज इट इज नहीं उठा सकते। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं प्रायर पीरियड की, तो पिछले साल से लेकर इस साल में हो सकता है कई सारी चीजें चेंज हुई हो। हाँ सर। तो जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस है उनके लिए एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो जो भी फिगर है इसको एज इट इज मत उठाना, इट शुड बी एडजस्टेड फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस। 2 चीजों के सिग्निफिकेंट चेंजेस कंपेयर कवर करने। सर क्या? एक तो एंटिटी के जो सर्कमस्टेंसेस में चेंज आए, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई नया धंधा एक्वायर किया है, ठीक है सर, या फिर इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इसका हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल मैं क्या ऑडिट करने किसका? इंडिगो एयरलाइंस का ऑडिट करने गया, और उसके लिए मैंने क्या किया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाया। लास्ट ईयर का एक फिगर थी 100 करोड़। फिर मैंने देखा करंट ईयर में 2 सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। क्या क्या? एक तो इंडस्ट्री ने ग्रो किया एट द रेट ऑफ 20%। सेकंड थिंग, इन्होंने एक एक्विजिशन करी जिसका नाम है स्पाइसजेट, उसके भी प्रॉफिट्स अब इसका पार्ट बन जाएंगे। तो आपने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था लास्ट ईयर 100 करोड़, ये तो लेना ही है, इसके अंदर इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना है, और जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा इसके बेसिस पे आप बेंचमार्क निकालोगे। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो आपने बेसिकली बेंचमार्क वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक में इस पार्ट को भी अच्छे से कवर करके चलना है। 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो मुझे बताओ व्हाट कैन बी द रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा फॉर बेंचमार्क रिवीजन के अंदर रिवीजन? पहला प्रायर पीरियड, दूसरा करंट पीरियड टिल डेट, एंड तीसरा अगर ये दोनों नहीं है तो जो भी एंटिटी के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इनको उठा लो, और एज इट इज मत उठाना, दे शुड बी एडजस्टेड फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस कंसीडरिंग द सर्कमस्टेंस ऑफ एंटिटी। और एंटिटी के सर्कमस्टेंस तो देख लिए, साथ ही साथ जो इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एनवायरमेंट में चेंजेस है उनको भी कवर करके चलेंगे। समझ गए सर? इसके बाद शुभम सर ने आपको छोटे छोटे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स बताए। मैंने कहा क्या हमेशा ऐसा होता है कि अगर कोई मिसस्टेटमेंट है जो मटीरियलिटी के नीचे है, ऐसी कोई मिसस्टेटमेंट है जो मटीरियलिटी के नीचे है, तो वो हमेशा इममटीरियल होगी? मैंने कहा नहीं, वो मटीरियल हो सकती है। यानी सर अगर हमने मटीरियलिटी निकाली 50 करोड़ की और इसके नीचे मुझे कोई गलती मिल जाती है तो वो भी मटीरियल हो सकती है, कंसीडरिंग द सर्कमस्टेंसेस, कंसीडरिंग द नेचर। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिल गई है तो सिर्फ 50 लाख की है, 50 लाख की ट्रांजैक्शन 50 करोड़ के सामने कुछ भी नहीं है, तो अमाउंट के हिसाब से तो मटीरियल नहीं है, बट कंसीडरिंग द नेचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड एज पर AS 18, तो ये मटेरियल बन जाएगी। तो इन्होंने एक लाइन दे रखी है, उसी को आपने बस समझ के चलना है कि अगर कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मिल जाती है दैट इज बिलो द प्लानिंग मटेरियलिटी, दैट कैन स्टिल बी मटेरियल। क्यों? ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस। अब सर एक बात बताओ, ऐसी मिसस्टेटमेंट जो सर्कमस्टेंसेस की वजह से मटेरियल है, ऐसी मिसस्टेटमेंट जो सर्कमस्टेंसेस की वजह से मटेरियल है, ऐसी गलतियों को पकड़ने का कोई तरीका है क्या? मैंने कहा नहीं।
कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है ऐसी गलतियों को पकड़ने का। सो आप बोलोगे इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू डिजाइन एनी प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई सच मिसस्टेटमेंट विच आर मटीरियल ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस। तो सर क्या करें? चुपचाप अलर्ट रहो, चुपचाप अलर्ट रहो। जो पहले चैप्टर में सिखाया था प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, उसको एक्सरसाइज करो और कुछ नहीं करना। तो आपने बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। सेकंड थिंग कहता है सर हमको कैसे पता चलेगा कोई चीज मटेरियल है? तो ये डिपेंड करता है वो कितना सिग्निफिकेंट है, उसका क्या इंपैक्ट है बैलेंस शीट में, अगर बैलेंस शीट आइटम है, पीएनएल पे अगर पीएनएल आइटम है, और पीएनएल में भी अगर हम स्पेसिफिकली जाए खर्चा है तो टोटल खर्चे पे कितना परसेंटेज है उसका, और अगर इनकम है तो टोटल इनकम में कितना परसेंटेज है। और आप एक तरीका और देख सकते हो क्या, एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर मतलब अगर किसी खर्चे या इनकम में लगता है बहुत ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज आया है, तो फिर हो सकता है आप उसको मटेरियल मान के उसको फिर आप चेक करके चले जाओ। क्या ये बात समझ आती है? आती है सर। अब सारे बच्चे एक बात समझना, मटीरियलिटी का रोल क्या रहता है? मटीरियलिटी का रोल क्या रहता है? तो बड़ा सिंपल रोल रहता है। सपोज मैंने मटीरियलिटी निकाली 50 लाख रुपए की, ठीक है सर। अब मेरे पास ये बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या जो हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, जो हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं वो मटीरियलिटी के बेसिस पे करते थे या परफॉर्मेंस मटीरियलिटी? सर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। नाम से ही पता चल रहा है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, यानी जब मैं ऑडिट परफॉर्म करूंगा तो मैं मटीरियलिटी नहीं देखता, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी देखता हूं। तो मैंने मान लो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी निकाली 10% लगा के 5 लाख रुपीस। तो मटीरियलिटी हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कौन कौन से एसेट्स हैं जो मेरे ऑडिट के स्कोप का पार्ट बनेंगे, जिनको कहीं ना कहीं मुझे टेस्ट करके चलना है। तो जितने भी आइटम्स है ना जो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के लेवल पे है या उससे ऊपर है, उनको टेस्ट कर लो। या कहीं अगर ऑडिटर को लगता है यार ये सेंसिटिव एरिया मेरे को देखना चाहिए, तो वो ऑडिटर के स्कोप का पार्ट बन जाएगा। तो अगर आप अपने नोट्स पे आओगे, इफ यू कम टू योर नोट्स, तो मैंने यहाँ पे ना आपको छोटे छोटे ये कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश में दे रखे हैं। पहला कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि जो आपने प्लानिंग मटीरियलिटी निकाली, इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि अगर कोई अमाउंट इसके नीचे होगी तो वो हमेशा इमटीरियल होगी, वो मटीरियल भी हो सकती है। सर वो मटीरियल क्यों हो सकती है? ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस। क्या ऐसी तरह की मिसस्टेटमेंट जो सर्कमस्टेंसेस की वजह से मटीरियल है, इनको पहचानने का कोई तरीका है? नो, देयर इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू डिजाइन द प्रोसीजर। अब जो भी आप मटीरियलिटी निकालते हो, बेंचमार्क डिसाइड करते हो, उस पर कितनी परसेंटेज अप्लाई करते हो, इट इज अ मैटर ऑफ योर जजमेंट। ठीक है सर। अब सर मटीरियलिटी हेल्प करती है इन डिसाइडिंग द ऑडिट स्कोप, प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेस्टिंग। अब ये टेस्टिंग वगैरह में कैसे हेल्प करती है हम सैम्पलिंग वाले टॉपिक में सीखेंगे। एंड लास्ट में मटीरियल आइटम कौन सा है जो सिग्निफिकेंट है, उसके लिए आप इंपैक्ट देखो ऑन द बैलेंस शीट, ऑन द पीएनएल, और पीएनएल में भी टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस के इंपैक्ट को आप देख के चल सकते हो। गॉट इट सर। अब शुभम सर ने आज की क्लास में और क्या पढ़ाया था? What was the other topic we discussed? सर हमारा फेवरेट टॉपिक कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम पहचान सकते हैं कोई अकाउंट बैलेंस, कोई क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर जिसके केस में मटीरियलिटी इज लेस देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटीरियलिटी। तो मैंने कहा था 3 ऐसे केसेस हो सकते हैं सर। क्या सर? पहले ऐसा केस कि सपोज अगर एंटिटी ने कोई बिजनेस एक्वायर किया, इफ एंटिटी हैज एक्वायर्ड एनी बिजनेस और लेट्स से वो जो बिजनेस की एक्विजिशन अमाउंट थी वो मटीरियलिटी से कम है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटीरियलिटी से कम है, तो मैं बताऊं मैं तो कंपनी का इन्वेस्टर हूं, मुझे तो बड़ी दिलचस्पी है जानने में कौन सा बिजनेस एक्वायर किया। तो इवन इफ द अमाउंट इज लेस देन मटीरियलिटी, यूजर का फोकस जाएगा इसको मटीरियल मान लो। ठीक है सर। सेकेंड केस, कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल डिस्क्लोजर्स होते हैं जिस पे यूजर का अटेंशन जाता है, भले ही इनकी अमाउंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटीरियलिटी से कम हो, तो इनको भी आप मटीरियल मानोगे। सो की डिस्क्लोजर इन द इंडस्ट्री इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फार्मा इंडस्ट्री की, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। ठीक है, नमिता थापड़, तो उनकी भी एक फार्मा कंपनी है। तो ऐसी फार्मा कंपनीज हमेशा अपने डिस्क्लोजर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट डालती है, दैट इज कंसीडर्ड अगेन टू बी मटीरियल। एंड लास्ट में मैंने बोला कि अगर लीगल रिक्वायरमेंट है, अगर लॉ रेगुलेशन ने बोला, एफआरएफ ने बोला डिस्क्लोज करने का, तो करने का, इवन इफ इट इज नॉट मटीरियल तब भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो व्हेन द law regulation or FRF requires a disclosure that needs to be disclosed, example related party transaction that is required by AS18 your FRF, or the remuneration to management or TCWG that is required by as per section 197 of the Companies Act, तो ये आपको डिस्क्लोज करने हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को जब हमने समझ लिया, फटाफट इनको याद रख लेते हैं। कैसे? न्यू इंडस्ट्रियल लॉ, जहां भी न्यू इंडस्ट्रियल लॉ होगा आपने इसको डिस्क्लोज करना है। न्यू इंडस्ट्रियल लॉ का क्या मतलब है? न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस, तो जहां भी यूजर का अटेंशन फोकस्ड होता है इसको डिस्क्लोज करके चलो। इंडस्ट्रियल का क्या मतलब है? की डिस्क्लोजर इन इंडस्ट्री। कई बार ना बच्चों को ना ये कोई आंसर फ्रेम करने में दिक्कत आती है, तो मैं सिंपल बात बोलता हूं, इंडस्ट्री का आंसर कहां से शुरू होगा? इंडस्ट्री कैसे खुलेगी? की से खुलेगी। सो की डिस्क्लोजर इन अ इंडस्ट्री इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स, एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इन अ फार्मा इंडस्ट्री। और लास्ट में मैंने बोला इंडस्ट्रियल लॉ,
लॉ का मतलब है जब भी लॉ ने बोला करने का, एफआरएफ ने बोलेगा करने का तो करने का। व्हेन द लॉ, रेगुलेशन और एफआरएफ रिक्वायर्स एनी डिस्क्लोजर और क्रिएट्स अ एक्सपेक्टेशन इन द यूजर्स फॉर द डिस्क्लोजर्स, देन यू नीड टू डिस्क्लोज। एग्जांपल, रिलेटेड पार्टी एंड रिलेशन टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यू जी। तो यहां आपका जो ये वाला पार्ट है फैक्टर्स वाला, ये कंप्लीट हो जाता है। इसी के ऊपर हमने एक बैक क्वेश्चन भी किया था सर। बैक क्वेश्चन कौन सा था? बैक क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की फ्रेमिंग देखो तो पहचान के देखो, क्या ये यही क्वेश्चन है? ये कह रहा है कि कुछ ऐसी मिसस्टेटमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू किससे कम है, इट इज लेस देन द मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टिल ये जो मिसस्टेटमेंट है इन्फ्लुएंस कर सकती है इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। क्या मैं कह सकता हूं? ये वैसी मिसस्टेटमेंट है जहां पे मटीरियलिटी लेवल इज लेस देन द मटीरियलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये तो यही टॉपिक है, तो आप फैक्टर्स बोल दो या एग्जांपल बोल दो, वही 3 पॉइंट्स आएंगे। सर तीनों पॉइंट्स कौन से? न्यू इंडस्ट्रियल लॉ, तो न्यू बिजनेस इंडस्ट्री वाला पॉइंट और लॉ वाला पॉइंट भी आ गया। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब मुझे बताओ इसके बाद कौन सा टॉपिक किया था? तो मैंने आपको बताया था कि मटीरियलिटी का फ्लो चलता कैसे है, हम मटीरियलिटी को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। आप डिसाइड करते हो कौन कौन सी चीजें मुझे चेक करनी है और कैसे चेक करनी है, ठीक है सर। अब जब आपने प्लान एंड परफॉर्म किया ऑडिट, आपको गलतियां मिली, उन गलतियों को मैनेजमेंट के पास लेके जाओ। या तो मैनेजमेंट ठीक करेगा या ठीक नहीं करेगा। अगर मैनेजमेंट ने ठीक नहीं करी तो आपने देखना है कि क्या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स मटीरियल है। सर मटीरियल किसको लेके? मटीरियल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर मटीरियल है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फिर आप कहीं ना कहीं मॉडिफाइड ओपिनियन दे दोगे, इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो यही बात आपकी बुक में लिख रखी है। सर कहां लिख रखी है? लास्ट में। यह कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी कहां लगता है? सबसे पहले इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। फिर जो आपने आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट देखी उसको आप मैनेजमेंट के पास ले जाओगे, और जो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट के पास ले गए और उन्होंने करेक्ट नहीं करी, उसका इंपैक्ट देख लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या ये मटीरियल है? अगर मटीरियल है तो रिपोर्ट को मॉडिफाई करके चलो। गॉट द पॉइंट? यस सर। एंड लास्ट में ये कहता है मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क हमको थ्रू आउट द ऑडिट कंसिडर करनी है। थ्रू आउट द ऑडिट का क्या मतलब है? जब आप रैप करोगे तब भी, जब आप फैप करोगे तब भी। यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का क्या मतलब है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट। फैप का क्या मतलब है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। और ये सब प्रोसीजर करके अगर मिसस्टेटमेंट मिलती है, इफ यू आइडेंटिफाई ए मिसस्टेटमेंट दैट इज अनकरेक्टेड, तो उसका इंपैक्ट देख लेना ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ओपिनियन। इफ इट इज मटीरियल देन बाबा जस्ट मॉडिफाई योर ओपिनियन, देन इन दैट केस यू शुड मॉडिफाई योर ओपिनियन। यही सिमिलर चीज आपके फर्स्ट पेज पे भी दे रखी है। कि जो हम मटीरियलिटी निकालते हैं उसके बेसिस पे हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डिजाइन करते हैं, उससे हमें पता चलती है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, और उसी के बेसिस पे हम करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। डन। हियर योर मटीरियलिटी का होल टॉपिक्स गेट कंप्लीटेड। यहां आपका मटीरियलिटी का टॉपिक्स कंप्लीट हो जाता है। और अब आपने जो मटीरियलिटी में आइटम्स डिसाइड किए हैं कि मैं ये आइटम्स चेक करूंगा, कौन कौन से? पीपी, डेटर्स, इन्वेंट्री। अब इनको चेक कैसे करना है, इनके सैंपल्स कैसे निकालने हैं, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। यानी जब हम पढ़ेंगे सैंपलिंग तो समझ आएगा कि अब ये जो डेटर्स हैं 10 लाख के, इसमें से कैसे सैंपल्स ड्रॉ करने हैं, कैसे इन चीजों को चेक करना है, एंड इसमें मटीरियलिटी क्या रोल प्ले करेगी, ये नेक्स्ट सेशन में कवर होगा। सो रियली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट सेशन। एंड उससे पहले एक छोटी सी बात ध्यान रखना सर, क्या जो भी आदतें हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती हैं, तो कोशिश करना जितना हो सके अच्छी आदतें डालो। टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ईट गुड फूड, ट्रीट योर बॉडी एज अ टेम्पल। ऐसा कहते हैं ना, बॉडी को टेम्पल की तरह ट्रीट करो। अंदर कचरा डालेंगे तो कचरा हो जाएगा सारा, अंदर अच्छी चीजें डालेंगे तो हम भी अच्छे बनेंगे। सो ईट गुड फूड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, एंड यस स्टे हैप्पी, स्टे चेयरफुल, क्योंकि किसी ने सही कहा है, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सी यू इंटरस्टार्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक दिस वीडियो एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लगे रहो मित्रों, लगे रहो। टेक केयर ऑल।